ग्रेड 3, ट्रैक है 25 और टॉपिक है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मकता से अभिप्राय व्यक्ति विशेष की उस विलक्षण संज्ञानात्मक क्षमता या फिर योग्यता से होता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन विचार या फिर वस्तु का सृजन करने और उसकी खोज या उत्पादन करने में कामयाब रहता है। और इसके अंतर्गत व्यक्ति की वह योग्यता भी शामिल रहती है जिसके द्वारा वह पूर्व ज्ञान का पुनर्गठन करता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है तथा प्रकृति प्रदत्त ऐसे होने के साथ साथ ही प्रशिक्षण द्वारा भी इसे विकसित किया जा सकता है और इस यह प्रक्रिया भी है और इसका परिणाम भी उसमें बंधा हुआ चिंतन नहीं होता है और उसकी अभिव्यक्ति का श्रेय बहुत ही अधिक व्यापक भी होता है। और फिर है इसरेली एन के अनुसार सृजनात्मक बालक किसी भी नवीन वस्तु का निर्माण एवं उसे में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। बेरन के अनुसार इस सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त करके एक नवीन निर्माण करता है और इस प्रकार से बालक द्वारा जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता सृजनात्मकता है, जो कि अपने में निहित विशेषताओं, समस्या के प्रति सजगता, गतिशील वैचारिकता, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा, नवीनता हेतु परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मकता उत्पन्न करती है। सृजनशील बालकों की विशेषताएं। सृजनात्मक बालक के व्यवहार में प्राय निम्न गुणों एवं विशेषताओं की झलक मिलती है और यह विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन करता है और वह समायोजन में सक्षम होता है एवं उसकी साहसिक कार्य में प्रवृत्ति होती है और वह एक रस्ता और उबाऊपन की अपेक्षा कठिन और टेढ़े मेढ़े जीवन पथ से आगे बढ़ना पसंद करता है। उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और उसके ज्ञान का भी दायरा भी विस्तृत होता है। उसमें चुस्ती, सजगता, ध्यान एवं एकाग्रता की प्रचुरता होती है और उसकी प्रकृति जिज्ञासा में पाई जाती है। वह भविष्य के प्रति आशावान और दूरदृष्टि वाला होता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की पर्याप्त योग्यता होती है और वह अस्पष्ट गूढ़ व अव्यक्त विचारों में रुचि रखता है। जटिलता, अपूर्णता, असमरूपता के प्रति भी उसका लगाव होता है और वह खुले दिमाग से सोचने के में विश्वास रखता है और समस्याओं के प्रति भी उसमें उच्च स्तर की संवेदना पाई जाती है और वह अपने व्यवहारों से वह आवश्यक लचीलेपन का परिचय देता है। उसमें उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति और जिसे कि सृजनात्मक कल्पना का नाम भी दिया जाता है पाई जाती है और उसमें सोचने विचारने के ढंग में केंद्रीकरण एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर भी विविधता एवं प्रगतिशीलता पाई जाती है। फिर उसमें विस्तारीकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, अर्थात वे अपने विचारों, कार्यों एवं योजनाओं के अत्यंत ही सूक्ष्म पहलुओं पर भी ध्यान देता हुआ हर बात को अधिक विस्तार से कहता है और कहना और करना चाहता है। रहस्यपूर्ण, अज्ञात और अनजान से वह भयभीत नहीं होता है और वह अपने आत्म को महान सर्जक परमात्मा की भांति सृजनात्मक सर्जन करता मानता है और उसे अपनी सर्जन की हुई वस्तुओं एवं विचारों में गौरव एवं संतुष्टि का बोध होता है। उसमें उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति, ग्राह्यता एवं परख क्षमता पाई जाती है। अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा भी उसमें आत्मसम्मान के भाव और अहम के तुष्टिकरण की आवश्यकता कुछ अधिक ही वही पाई जाती है और वह आत्म अनुशासित होता है तथा अन्याय और बुराइयों के साथ में उसकी कभी पटरी नहीं बैठती है और अपने इन गुणों के कारण ही उससे बहुधा गलत समझा जाता है और तथा अनुशासनहीनता, झगड़ालू एवं विद्रोही तक की संज्ञा दे दी जाती है। उसकी कल्पना एवं दिव्य सपनों के संसार भी काफ़ी अद्भुत एवं महान होता है और सामान्य बालक की तुलना में वह अपना काफ़ी समय इस सुनहरे संसार के में विचरण हेतु भी व्यतीत करने का आदि पाया जाता है। सर्जन के समय अगर मस्तिष्क की सोचने विचारने संबंधी प्रक्रिया का कोई ग्राफ अगर प्राप्त किया जाए तो सृजनशील बालक की मस्तिष्क प्रक्रिया अन्य बालक की तुलना में काफ़ी अलग दिखाई पड़ सकती है। वह दूसरों के विचारों का आदर करता है तथा अपने सुझावों के विरोध का बुरा नहीं मानता है। फिर उसकी अभिव्यक्ति में सदैव स्वाभाविकता एवं सहजता पाई जाती है। फिर है सृजनात्मक बालकों का परीक्षण। इसमें सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु दो प्रकार के साधन दोनों जैसे कि सृजनात्मक परीक्षण तथा सृजनात्मक व्यवहारों को जांचने वाली अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है और सृजनात्मक परीक्षणों में सृजनात्मकता का निदान उसी रूप में है जैसे कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि की जांच के लिए भी किया जाता है और ऐसे परीक्षणों में उदाहरण के लिए रूप में हम टॉरेंट्स के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, बकर मेहदी सृजनात्मक चिंतन और परीक्षण, पासी सृजनात्मक परीक्षण आदि का नाम ले सकते हैं। और गैर परीक्षण तकनीकों के रूप में भी हम प्रमुख रूप से भी निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, परिसूचियों तथा प्रेक्षणी तकनीकों का नाम ले सकते हैं और इन तकनीकों से हमें सृजनात्मक व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का भी पता चलता है और जिनके के आधार पर भी कौन बालक किस सीमा तक सृजनशील है और इसका निदान हो सकता है। फिर बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना सृजनात्मकता को पल्लवित एवं पोषित करने के लिए भी उचित वातावरण और देखरेख की आवश्यकता होती है।
और यदि उसे उचित प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं तो वह व्यर्थ चली जाती है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मक योग्यताएं रखता है और इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए भी निम्न बातों में ध्यान देने योग्य है। बच्चों को उत्तर देने की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें समस्या के समाधान के लिए भी अधिक से अधिक विचारों का चिंतन करने के लिए भी उत्साहित करना चाहिए। अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर, बच्चों को ऐसे अनुभव प्रदान करने चाहिए जिनसे कि उन्हें अनुभव हो कि ये सर्जन उनके द्वारा ही संपन्न हुआ है और ये मेरी रचना है और मैंने इसे हल किया है, यदि आदि और भावनाएं बच्चों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करती हैं। बच्चों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए और तथ्यों का अंधाधुंध अनुसरण करना, कि जैसी की तैसी नकल कर देना और निष्क्रिय भाव से भी ज्ञान प्राप्त करना और रटना आदि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं। और बच्चों में डर या फिर झिझक के कारणों को यथासंभव दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनकी हीन भावना दूर हो सके। फिर बच्चों में सृजनात्मकता का बढ़ावा देने के लिए भी स्वस्थ और उचित वातावरण की व्यवस्था करना भी अत्यंत आवश्यक है और बच्चे की जिज्ञासा और सहनशीलता को किसी भी सूरत में दबाना नहीं चाहिए। सृजनशील अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए भी हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं, सामाजिक उत्सवों और धार्मिक मेलों, प्रदर्शनों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करना, श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आदि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि सृजनात्मकता में सहायक होते हैं और बच्चों में इन गुणों का निर्माण भी करना चाहिए। समुदाय के सृजनात्मक साधनों का भी प्रयोग करना, बच्चों को सृजनात्मक कला केंद्रों तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक निर्माण केंद्रों की यात्रा करनी चाहिए और कभी कभी तो कलाकार, वैज्ञानिकों तथा अन्य सृजनशील व्यक्तियों की भी स्कूल में आमंत्रित करना चाहिए जिससे कि उनमें सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। सृजनात्मक चिंतन के अवरोधों से बचाना, परंपरावादिता, शिक्षण की त्रुटिपूर्ण विधियों और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बालकों में व्याप्त अनावश्यक चिंता एवं कुंठा, छोटे छोटे प्रत्येक कार्य में भी उपलब्धि की उच्च स्तर की मांग और परीक्षा में अधिक अंक अर्जित करने के कार्य को सर्वोच्चता, शिक्षकों और अभिभावकों का बालक के प्रति भी निरंकुश और तानाशाही दृष्टिकोण, बालकों को लीक से हट करके सोचने या फिर कार्य करने को निरुत्साहित करना, ताकि ऐसे अनेक कारण और परिस्थितियां हैं जिनसे कि बालकों में सृजनात्मकता के विकास और पोषण में बाधा पहुंचती है। अतः अध्यापकों और अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे सृजनात्मकता के शत्रु इन सभी कारणों और परिस्थितियों से बालकों की सृजनात्मकता को नष्ट होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। पहले पाठ्यक्रम का उचित आयोजन, पाठ्यक्रम अपेक्षित व्यवहारों परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि वे बालकों में अधिक से अधिक सृजनात्मकता विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सके और उस पाठ्यक्रम के द्वारा सृजनशीलता में सहायक विभिन्न गुणों और प्रभावात्मकता, लचीलापन, मौलिकता, विविधतापूर्ण चिंतन, अन्वेषणशीलता और विस्तारीकरण आदि के विकास में भी भरपूर सहयोग मिल सके। मूल्यांकन सामग्री में प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए जिसमें कि रटंत स्मृति, एक से उत्तर, एक विधि, चिंतन आदि सृजनशीलता को नष्ट करने वाली बातों के स्थान पर विद्यार्थियों को ऐसे अधिगम अनुभव अर्जित करने के लिए भी प्रोत्साहन मिले जो कि सृजनात्मकता का पोषण एवं विकास करते हों। फिर इसमें सृजनात्मकता के विकास के लिए विशेष तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें से कुछ निम्न हैं। पहला तो है इसके अंदर मस्तिष्क उत्तेलन। मस्तिष्क उत्तेलन एक ऐसी तकनीक है एवं विधा है जिसके द्वारा किसी भी समूह विशेष से बिना किसी रोक टोक के आलोचना और मूल्यांकन का निर्णय भी परवाह किए बिना भी किसी समस्या विशेष के हल के लिए विभिन्न विचारों एवं समाधानों को जल्दी जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और फिर विचार विमर्श के बाद में उचित एवं हल एवं समाधान तलाशने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कुछ विशेष शिक्षण प्रतिमानों का भी प्रयोग बालकों की सृजनशीलता के विकास में पर्याप्त योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बुर्नर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान आदि सर्जन में सहायक विशेष गुणों को विकसित करने में पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। फिर एक क्रीडनल तकनीकों का प्रयोग, खेल खेल में भी सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से भी क्रीडनल तकनीकों का अपना विशेष स्थान है और जिसमें कि शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों ही तकनीकों को काम में लाई जा सकती है। फिर वंचित व अलावान्वित बालक। वंचित बालक विशेष बालकों की वह श्रेणी होती है जो कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। निरंतर वैज्ञानिक तकनीकों की एवं आर्थिक प्रगति के बावजूद भी समाज में ऐसे कई वर्ग विद्यमान है जो कि अत्यंत ही विपन्न परिवेश में जीवन यापन कर रहे हैं तथा व्यक्तित्व के विकास
एवं अपने अंदर निहित क्षमताओं के प्रस्फुटन के लिए भी आवश्यक न्यूनतम अपेक्षाओं से वंचित हैं। और इन वर्गों के बच्चे जो है वन वर्गों के बच्चे वंचित व अलाभान्वित बालकों की श्रेणी में भी रखे जा सकते हैं। और वंचित बच्चे परिवार की सुविधाओं के अभाव के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। और भारत में शैक्षणिक सुविधाओं के वंचित विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे व सामान्य सभी जातियों की बालिकाएं भी शामिल हैं। वंचित व लाभान्वित बच्चों बालकों की विशेषताएं, इसमें निम्न आकांक्षा स्तर वंचित बालकों की अध्ययन में रुचि कम कर देता है। निम्न शैक्षणिक उपलब्धि में निम्न व्यक्ति की विशेषताएं, अनुपयुक्त आत्मसंप्रत्यय, निम्न बौद्धिक स्तर, यही नहीं दीर्घकाल तक विपन्न अवस्था में रहने के कारण भी बौद्धिक स्तर का क्रम से ह्रास होने लगता है। वे सामाजिक कुशलता का अभाव, भाषा विषमता, कक्षाओं को छोड़ना अथवा पढ़ाई के प्रति उदासीन होना, गहन प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षिक प्रवेदन वर्गीकरण आदि के मापकों पर भी वंचित बालकों का निष्पादन सार्थक रूप से निम्न स्तर का होता है। फिर वंचन का संज्ञानात्मक विकास के साथ में ऋणात्मक संबंध होता है और फलस्वरूप वंचित बालकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि एवं समायोजन का स्तर भी निम्न होता है और बोलने में सुनने की एकरूपता का अभाव होता है। वंचित बालक अवंचित बालकों की अपेक्षा संज्ञानात्मक रूप से भी अधिक पिछड़े होते हैं और जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि एवं समायोजन का स्तर भी निम्न होता है। वंचित बालकों के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति भी धनात्मक अभिवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि बालक की शिक्षा उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक भार डालती है। अतः वे बालक को विद्यालय न भेज करके किसी छोटे मोटे काम में लगाना ही ठीक समझते हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में असंतुष्ट होने से वंचित बालकों की अभिवृद्धि क्रम से अधिक ऋणात्मक हो जाती है। फिर विशेष योग्य बालक, इसमें विशेष योग्य बालक उन बालकों को कहा जाता है जो कि अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। और ये बालक अपनी कक्षा या फिर समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में भी अपनी कुछ निजी विशेषताओं या फिर विशिष्टता रखते हैं और जिसके कारण इस समूह विशेष में इनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है। इस कारण से ये बच्चे अपनी आयु तथा समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इतने आगे निकलते हुए हैं कि उन्हें जीवन में पग पग पर भी समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आप को भी समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शिक्षा या फिर किसी विषय विशेष के प्रति भी उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो कि अपनी आयु स्तर के सामान्य क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं, ये कहलाते हैं। उत्तर है पिछड़े हुए बालक। निश्चय पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशेषता है। उत्तर है इसका मनोवैज्ञानिक। निश्चय पिछड़ा बालक वह होता है, उत्तर है इसका जिसकी की शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर के बराबर हो। नेक्स्ट है पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है। उत्तर है इसका मंद गति का। और बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों को पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है। उत्तर है इसका 80%। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं और उनमें जो है आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है। ये किसका अभिमत है। उत्तर है इसका क्रेस्मर का। नेक्स्ट है ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं और यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो उत्तर है इसका उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है। उत्तर है इसका गुणात्मक उत्कृष्टता का सिद्धांत। और नेक्स्ट है सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये विचार किसने व्यक्त किया है। उत्तर है इसका लेहमैन ने। जैसे बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है। उत्तर है इसका सकारात्मक। नेक्स्ट है सृजनात्मकता चिंतन का साप्ताहिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर है इसका बाकर मेहंदी। और नेक्स्ट है प्रश्न किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशाली के रूप में भी एक विशेष गुण कहकर के परिभाषित किया। उत्तर टॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक रूप से दुर्बल बालकों को पता के लिए सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण को किसने विकसित किया था। उत्तर है इसका सेगुइन ने। ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। उत्तर है व्यावसायिक प्रशिक्षण। जैसे सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है इसका 90 से 110 के मध्य। जैसे सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है। उत्तर है इसका संतुलित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से भी विशिष्ट बालक नहीं है जो
उत्तर है संप्रेषण बाधित बालक। नेक्स्ट मानसिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, उत्तर है इसका सांवेगिक रूप से परेशान बालक। नेक्स्ट शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक नहीं है, जो उत्तर है इसका शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक। और नेक्स्ट यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 108 है और वह बालक है, उत्तर है इसका सामान्य। नेक्स्ट है पिछड़े हुए बालक की पहचान के लिए भी कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। एक तो सामूहिक परीक्षण, दूसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तीसरा उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, जो उत्तर है ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी से। ये विद्यार्थी आसानी से सीख लेते हैं, दूसरा इनका चिंतन स्पष्ट होता है, और तीसरा ये बालक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट विशिष्ट बालकों को पहचानने व उनमें शिक्षा एवं निर्देशन देने के में सहायक होते हैं, उत्तर है उपरोक्त सभी। एक तो समाज सेवी, दूसरा विशेष परिभ्रामी अध्यापक, और तीसरा विभिन्न दोषों के सुधारक। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से होती है, उत्तर है 130 से अधिक। नेक्स्ट प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए भी किया जाता है जो कि सबसे अधिक ही बुद्धिमान होते हैं। ये किसका कथन है, उत्तर है इसका सिकनर एवं हैरीमैन का। ऐसे पिछड़े बालकों के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, उत्तर है इसका विशिष्ट विद्यालय। ऐसे कुछ बालक अध्ययन से भी जी चुराते हैं और विद्यालय कार्यों में लापरवाही करते हैं, वह कक्षा से नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी आदतें बच्चों में किस कारण से होती हैं, उत्तर है इसका उक्त ए और ब के कारण। एक तो माता पिता की बुरी आदतों के कारण और दूसरा है वातावरण के कारण। फिर मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ क्या होता है, उत्तर है इसका अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। और नेक्स्ट प्रश्न विकलांग के कितने कारण होते हैं, उत्तर है उपरोक्त सभी होते हैं। जन्मजात अनियमितता और दुर्घटना और बीमारी। ऐसे वह प्रक्रिया जिसके के जरिए अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों एवं कार्यों को स्वयं निर्देशित करने और सुधारने एवं मूल्यांकित करने के उद्देश्य से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसे ही लोगों की क्रियात्मक अनुसंधान का नाम दिया है। उपरोक्त मत किसका है, उत्तर है इसका स्टीफन एम कोरी का। लेकिन आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान ये सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक की शिक्षा में प्रगति कर सकता है। किसके शब्द हैं, उत्तर है स्टॉन्स के। लेकिन सिकनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता है, उत्तर है उपयुक्त सभी हैं। एक तो आत्मविश्वास का अभाव है, दूसरा दूसरे को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, और तीसरा संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। ऐसे किसने कहा है कि आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्तर है इसका वैलेंटाइन ने। ऐसे पाइस्टिक एंड डाइक्ल्यूनेस्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, उत्तर है ग्लुक एवं ग्लुक ने। ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने किस परिवार के वंश वृक्ष का अध्ययन करके साबित किया कि प्रतिभा संपन्नता एवं एक उच्च बुद्धि वंशानुगत होती है, उत्तर है एडवर्ड ने। नेक्स्ट है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, उत्तर है पिछड़े बालकों को। नेक्स्ट है मध्यबुद्धि विमंदित बालकों की शिक्षा का स्वरूप होता है, उत्तर है उक्त सभी होता है। विशिष्ट कक्षाएं व्यक्तित्व प्रशिक्षण और अपनी देखभाल प्रशिक्षण। ऐसे किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, उत्तर है C.W. वैलेंटाइन का। ऐसे कौन सा कारण पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, और उत्तर है खेलकूद हेतु समय की कमी, ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, उत्तर उपरोक्त सभी है। एक तो मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दूसरा दैनिक कार्यों में विभिन्नता, और तीसरा पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या फिर अरुचि। और नेक्स्ट पिछड़े बालक की विशेषता है, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है। सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव और समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, उत्तर है इसका योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है उस वह बालक जो कि सामान्य शिक्षण स्थिति से अलग हटकर के सोच का विकास करता है एवं नवीन आविष्कार करने में सफल होता है, वह कहलाता है, उत्तर है इसका सर्जनशील। ऐसे असामान्य बालकों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, उत्तर है सभी प्रकार से, जैसे उनकी बुद्धि परीक्षा द्वारा, समाज मिति विधि द्वारा और उनकी शारीरिक जांच